एक महिला लाल जोड़ा पहने, बहुत अच्छा सा मेकअप किए, बालों में गजरा लगाए सड़क पर चली जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ एक पुरुष उस महिला का पीछा कर रहा था। वह पुरुष कभी उस महिला के आगे पहुंच जाता, कभी उससे पीछे हो जाता। उस पुरुष द्वारा पीछा करने के कारण वह महिला असहज महसूस कर रही थी। वह इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाए जहां से वह लोगों को पुकार कर अपनी हेल्प कर सके, उस व्यक्ति के खिलाफ लोगों से कुछ कह सके। जब उस महिला को चलते चलते काफी वक्त हो जाता है, चूंकि महिला पैदल यात्रा कर रही थी, जैसे ही भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है, वह महिला एकदम तेजी से चीखना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। और सभी लोग उस महिला की आवाज सुनकर एकदम एकत्रित हो जाते हैं। उस महिला से कहते हैं कि क्या मामला है, आप क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों चीख रही हैं। तो वह महिला भीड़ में खड़ी होकर सभी लोगों से, महिलाओं से, पुरुषों से कहती है, ये जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है ना, ये बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है। कभी मेरे आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है। आखिर ये चाहता क्या है। और इतना उस महिला ने कहा ही था कि भीड़ उस पुरुष पर टूट पड़ती है और उसको बुरी तरीके से पीटने लगती है। भीड़ में खड़ा हर शख्स, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सभी लोगों ने उस पुरुष को पीटा। वो बेचारा बार बार चिल्ला रहा था, मुझे मत पीटिए, मुझे मत पीटिए, कम से कम मेरी बात तो सुनो, मुझे क्यों पीट रहे हो। पीटने से पहले कम से कम मेरी एक बात सुन ली जाए। लेकिन भीड़ में खड़ा कोई व्यक्ति हरगिज उस व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं था। जब उस व्यक्ति की ज्यादा पिटाई हो गई तो वह दहाड़े मारकर रोने लगा। तब लोगों को लगा कि इसकी काफी पिटाई हो चुकी है, अब इसको और ज्यादा पीटना ठीक नहीं। कम से कम इसे ये तो पूछा जाए कि ये कौन था, क्यों कर रहा था। तो वहां पर भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उन सभी लोगों को रोकता और कहता है कि इसको मत मारो, इसकी बहुत पिटाई हो चुकी है, हमने कम से कम इसको पूछकर पड़ताल तो करनी ही चाहिए। तो वह व्यक्ति, जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सभी लोगों को रोक दिया और उसके बाद उस नौजवान से पूछा कि आखिर तुम इस लड़की का पीछा कर क्यों रहे थे। तब वह नौजवान बताता है कि दरअसल ये लड़की नहीं, बल्कि उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है। 8 दिन पहले ही तो उसके साथ उसकी शादी हुई है। उसको छोड़ने के लिए वह उसके मायके उसे ले जा रहा था, और आप लोगों ने बिना वजह, बिना कोई कारण जाने मेरी पिटाई कर दी। जैसे लोगों ने उस पुरुष के जुबान से सुना तो वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे, किनारा करने लगे। तभी भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि इस पुरुष के खिलाफ जो कंप्लेंट की है, आखिर वो महिला कहां है, उस महिला से हम बातचीत करते हैं। जब उस महिला को भीड़ में खोजा गया तो वह महिला वहां नहीं थी। हर शख्स भीड़ में मौजूद था सिवाय उस महिला के। वह लापता हो चुकी थी। भीड़ का फायदा उठाकर वह महिला मौके से निकल चुकी थी। तब लोगों को बड़ा मलाल हुआ, गलत पीटा हमने इसको, गलत किया हमने इसको। एक महिला के कहने पर हमने एक बेकसूर व्यक्ति को बेवजह मारा, गलत है ये। लोगों को बड़ा पश्चाताप हुआ अपने किए पर, लेकिन जो हो गया था उसके लिए तो वो कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और वह पुरुष उस महिला को ढूंढने लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, सप्ते, 2 सप्ते, महीने, 4 महीने, उस पुरुष ने उस महिला को बहुत ढूंढा, पर उस महिला का कहीं पता नहीं चला। आखिर जिस महिला ने इस पुरुष के साथ भीड़ से कंप्लेंट की, तो वह पुरुष उसका पीछा कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। यह महिला थी कौन, कहां की रहने वाली थी, और आखिर वह गायब हुई तो अब कहां। उस महिला को कैसे ढूंढा गया। इन सभी प्रश्नों के जवाब पाने के लिए हम आगे की कहानी सुनने वाले हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे हौसला कैसे मिलेगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए बहुत मेहनत करता हूं। एक वीडियो बनाने में दोस्तों शायद आपने आकलन नहीं किया होगा
कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। अपनी लाइफ में से 4 घंटे निकालकर मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराता हूं। कम से कम दोस्तों इतना तो आपका फर्ज बनता ही है कि कम से कम इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दोस्तों अपने चाहने वालों के पास शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों दरअसल आज की हम सच्ची घटना जो आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है राज्य राजस्थान की। राजस्थान में एक जिला पड़ता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का एक थाना क्षेत्र जिसका नाम है सांगवाड़ा। सांगवाड़ा क्षेत्र में रहने वाला भानु प्रताप, जिसकी उम्र महज 35 वर्ष, बहुत परेशान था। शादी नहीं हो पा रही थी उसकी। वह लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता था, अपने रिलेटिव्स को बोलता था, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में जो भी लोग थे उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता था, कोई तो सुनो, आप सब लोग मैरिड हो, शादीशुदा हो, कम से कम आप एक पुरुष की शादी नहीं करा सकते। और दोस्तों कोई भी पुरुष या स्त्री, बिना स्त्री के जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है एक पुरुष के लिए, और वहीं एक स्त्री के लिए भी बिना पुरुष के जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। बशर्ते अगर आप गृहस्थी जीवन जी रहे हैं और यदि आप सन्यास का मन बना चुके हैं, आप सन्यास धारण कर चुके हैं, तो फिर किसी जीवन साथी की कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया ही उसका परिवार होती है, सब लोग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तब जब दोस्तों भानु प्रताप ज्यादा परेशान हो गया, तब एक दिन उसके मित्र ने उससे कहा कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो शादी तो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शादी करने के लिए आपको थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दूरी तय करनी पड़ेगी। दरअसल एक मेरी जानकारी में एक महिला है, उस महिला का मैं आपको नंबर देता हूं, आप उस महिला से बात कर लीजिए, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उस महिला ने ना जाने कितने लोगों की शादियां करा दी, उन लोगों की जिन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि शायद उनका जीवन साथी कभी आएगा, वह कभी किसी महिला के साथ विवाह के बंधनों में बंध पाएगा, लेकिन उस महिला के प्रयास से ऐसा संभव हुआ। तब भानु प्रताप को लगा कि शायद उसके भी जीवन में कोई महिला आ जाए। बड़ा मुश्किल है जिंदगी जीना बिना महिला के। वह महिला भानु प्रताप उस पुरुष के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर जब उस महिला को फोन लगाता है, तो वो महिला बताती है कि मैं दरअसल मध्य प्रदेश जबलपुर की रहने वाली हूं, मेरा नाम गुड्डी देवी है, आपने मुझे फोन क्यों किया? तब भानु प्रताप बताते हैं कि और दरअसल मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है, उससे अधिक हो चुकी है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, ठीक ठाक पैसा है, घर बार भी अच्छा है, लेकिन शादी नहीं हो पाई, मैं परेशान हूं। मेरे किसी मिलने वाले ने आपका नंबर दिया है और उसने मुझे विश्वास दिलाया कि आप मेरी शादी जरूर करा देंगे। तब उधर से गुड्डी देवी कहती है कि हाँ, आपने सही जगह नंबर लगाया, मैं आपकी शादी जरूर करा दूंगी। मैं आपको आपके इसी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे कुछ फोटोग्राफ सेंड करूंगी, लेकिन उस फोटोग्राफ को सेंड करने से पहले आपने 5,000 रुपए का मुझे भुगतान करना होगा, फोन पे करना होगा। वह व्यक्ति तुरंत ही उसको फोन पे करता है। उधर से गुड्डी देवी लगभग 8 से 10 लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजती है और उसको बोलती है कि इन 8 से 10 लड़कियों में से आप जिस भी लड़की को पसंद करें हमें बता दीजिए, उस पर क्लिक करिए आप और हमें बता दो, हम फिर आपकी शादी की बात करते हैं। जैसे भानु प्रताप ने 8 लड़कियों को देखा, सभी की सभी लड़कियां बहुत खूबसूरत, उनमें से एक लड़की को वो चुनता है और उस महिला गुड्डी देवी को बताता है कि वह इस लड़की से शादी करने के लिए इच्छुक है। तब महिला गुड्डी देवी उससे कहती है कि जब विवाह की रस्म पूरी हो रही होगी उस समय आपको 50,000 रुपए का भुगतान और करना होगा, बिना उस भुगतान के हम आपकी शादी नहीं करा सकते। तब भानु प्रताप इसके लिए एग्री हो जाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जब विवाह की रस्में पूरी हो तो फिर आप निश्चित रूप से, जब विवाह की रस्में पूरी हो तो निश्चित रूप से आप वो पैसा ले लीजिएगा। उसने कहा ठीक है, चलो तारीख तय करते हैं। तभी भानु प्रताप ने कहा कि आपने जिस लड़की को मुझे फोटोग्राफ में दिखाया है, मैं दरअसल उसे एक बार फेस टू फेस देखना चाहता हूं, उससे बातें करना चाहता हूं। इस काम के बाद ही मैं ये सब विवाह करने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहें तो मैं शादी के कार्यक्रम से पहले भी पैसा देने के लिए तैयार हूं, बट मुझे शादी से पहले एक बार उससे मिलना जरूर है। तो गुड्डी देवी तुरंत उससे कहती हैं, 2 दिन बाद की उसे तारीख देती है और कहती है कि आप राजस्थान से इधर जबलपुर आ जाइए, करा देती हूँ। तुरंत ही भानु प्रताप उधर से तैयार हो जाता है और वह अपने मित्र को लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहुंचता है।
उस गुड्डी देवी के द्वारा एक मॉल को अपॉइंट किया गया कि आपको इस मॉल में आना है। निर्धारित मॉल पर भानु प्रताप और उसका दोस्त दोनों लोग पहुंच जाते हैं। उधर से गुड्डी देवी और उसके साथ वही महिला, जिस महिला का फोटोग्राफ उसके मोबाइल पर सेंड किया गया था, जिसने उसको चुना था, वो महिला वहां आ जाती है और उसी मॉल में एक रूम में बैठकर वो लोग बातें करते हैं और वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आप कितने पढ़े हो, क्या कर रहे हो, घर में कौन कौन है, आगे फ्यूचर प्लान क्या है। ये सब बातें उनका सिलसिला चल रहा था। दरअसल बातें होनी भी चाहिए। जो स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, एक दूसरे के बारे में जानने का उनको पूरा हक है। वो सब बातें जान ही रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है और वो इस सायरन की आवाज सुनकर गुड्डी देवी वहां से एकदम खिसक लेती है, भागने लगती है। भानु प्रताप और उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति, उसको तो समझ ही नहीं आया कि आखिर मामला क्या हुआ। पुलिस के सायरन की आवाज से आखिर ये महिला भागी क्यों। तभी वह महिला जिसके साथ उसका विवाह होना था वह भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन भानु प्रताप अपने हाथ से उसकी बाजू पकड़ लेता और उससे कहता है, ना, जाने नहीं दूंगा, आपको रुकना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी। वो ये सब बातें कह ही रहा था, तब तक पुलिस उसके सामने मौजूद हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। पुलिस को देखकर सब एकदम भौचक्के से रह जाते हैं। भानु प्रताप ने कहा, साहब हमने कोई गलती नहीं की, हमारा कोई कसूर नहीं। तब जो पुलिस टीम में SHO, तमाम पुलिस कांस्टेबल्स भानु प्रताप और उसके दोस्त से कहते हैं कि अब ये सब नौटंकी बंद करो, ड्रामा बंद करो, अब आप अपने असली रूप में आइए। जैसी महिला ने पुलिस के द्वारा भानु प्रताप के लिए इन वाक्यों को बोलते हुए सुना, एकदम उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल वह भानु प्रताप जो उस महिला से शादी करने के लिए आया था, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पुलिस कांस्टेबल ही था जो राजस्थान के सांगवाड़ा थाने में तैनात था। उसी पुलिस टीम का हिस्सा था। वह तो उस महिला को पकड़ना चाहते थे, उस महिला को जो महिला अनेकों पुरुषों के साथ विवाह का ढोंग रचाकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए की वसूली कर चुकी थी। उन पुरुषों के घर से सोना चांदी लेकर फरार हो जाती थी। इसीलिए उस महिला को पकड़ने के लिए आखिर भानु प्रताप सिंह नाम के उस पुलिस कांस्टेबल को दूल्हा बनना पड़ा, शादी करने का ढोंग रचाना पड़ा। पुलिस ने तुरंत उस महिला को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और राजस्थान के सांगवाड़ा थाने में लेकर आते हैं, उससे बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान वह महिला बताती है कि अब तक उसकी 32 शादियां हो चुकी हैं। उसकी उम्र भी महज अभी 32 साल की है। जितनी उम्र का पड़ाव उतनी शादियां, और अब तक इन लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लूट चुकी है वह दुल्हन। उनका सोना चांदी, घर की प्रॉपर्टी, किसी भी दूल्हे के पास यह महिला एक सप्ताह से ज्यादा नहीं रुकी। किसी भी बात का बहाना बनाकर वहां से भाग निकलती थी और वो व्यक्ति बेचारा देखता रह जाता था। समाज में मान हानि ना हो, समाज के लोग कहीं हंसे नहीं, उंगली ना उठाएं, इसलिए तमाम लोगों ने तो अपनी जुबान तक नहीं खोली कि उस महिला ने उनके साथ गलत किया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि राजस्थान का जो थाना पड़ता है सांगवाड़ा, उसी सांगवाड़ा थाने में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है जोधपुरा। जोधपुरा का रहने वाला रमेश, उम्र 40 साल हो चुकी थी, ठीक ठाक कमाता था, किन्हीं कारणों बस शादी नहीं हो पाई, बहुत परेशान था। तमाम लोगों से कहा कि वे लोग उसकी शादी करा दें। वह शादी कराने के एवज में उनको वह कुछ उपहार भी भेंट कर सकता है, लेकिन कोई लोग आगे नहीं आया। तब एक व्यक्ति ने कहा कि एक महिला है जिसका नाम गुड्डी देवी है, वह शादियां कराती है, अगर एक बार आप उससे मिल लो शादी हो जाए तो यह रमेश नाम का व्यक्ति उस महिला से मिलता है, उसको शादी के लिए वह कुछ पैसे भी उसको देता है। धूमधाम से उसकी शादी होती है। शादी में बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया था, लड़की पक्ष की तरफ से और लड़के पक्ष की तरफ से बहुत मुश्किल 10 से 15 लोग रहे होंगे। शादी हुई और वह महिला शादी होकर रमेश के घर आ जाती है। 7 से 8 दिन दुल्हन के रूप में रमेश के साथ रहती है, खूब उसकी सेवा करती है, और 7 से 8 दिन बाद वह दुल्हन रमेश से कहती है तब उसे उसकी माँ की याद आ रही है।
वह अपने घर जाना चाहती है, अपने मायके जाना चाहती है, अपनी माँ से मिलना चाहती है, अपने परिवार के सदस्यों से मिलना चाहती है। 6 से 7 दिन रहने के बाद वह फिर ससुराल आ जाएगी। उसने ससुराल तो जीवन भर रहना ही है। तब रमेश उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा ही रहता है। तो महिला कहती है कि मेरे पास साड़ियां बहुत कम है, आप विवाह में मुश्किल से 2-4 साड़ी लेके गए। तो वह व्यक्ति बाजार जाता है, बाजार से बहुत सारे उसके लिए साड़ियां खरीद कर लाता है, उसके लिए कपड़े खरीद कर लाता है, उसे बहुत सारी ज्वेलरी दिलवाता है। और वह महिला जब जाने को होती है तो उसे लगभग 10,000 रुपए की नकद राशि भी देता है उसको। और वो अपना बैग उठाते हैं, क्योंकि जहां से उसने महिला को छोड़ना था वो दूरी बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर थी। रमेश की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो दोनों लोग पैदल यात्रा करते हैं। वो कहते हैं ज्यादा दूरी नहीं है, हम लोग वहां तक पैदल चलते हैं, और जैसे ही हम लोग चौराहे पे पहुंचेंगे वहां से मैं गाड़ी में आपको बिठा दूंगा, और उसके बाद हम लोग गाड़ी से चलेंगे तो मैं तुम्हारे मायके छोड़कर मैं वापस चलाऊंगा। महिला कहती ठीक है। वो दोनों लोग पैदल चलते हैं। कभी रमेश उस महिला से आगे निकल जाता था तो कभी पीछे रह जाता था। जैसे ही वो चौराहे पे महिला पहुंचती है, अचानक से चिल्लाने लगती है कि ये पुरुष मेरा पीछा कर रहा है, मुझे छेड़ना चाहता है, कभी मेरे आगे आ जाता है, कभी मेरे पीछे आ जाता है। और लोग बिना सोचे समझे उस पुरुष पर आक्रमण कर देते हैं, रमेश का पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। और जब वो बाद में उनको बताता है कि दरअसल वो कोई गैर लड़की नहीं बल्कि उसकी अपनी खुद की बीवी है, तब लोगों को पता चलता है किसके साथ तो गलत हुआ। उसी भागी हुई दुल्हन को पकड़ने के लिए सांगवाड़ा थाने के पुलिस कांस्टेबल ने अपने एसएचओ से कहा था कि साहब ऐसे तो ये दुल्हन पकड़ में आएगी नहीं, मैं विवाह का नाटक करता हूं, विवाह का ढोंग करता हूं, और विवाह के लिए इस लड़की को सामने आना ही पड़ेगा और फिर हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसीलिए उस कांस्टेबल के प्लान के अकॉर्डिंग उसने महिला को पकड़ने की कोशिश की और महिला पकड़ में भी आई। फिलहाल अगर इस महिला की हम बात करें दोस्तों, तो इस महिला को कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुकी थी। दोस्तों है ना बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों न जाने कितने लोग जरा सा धन कमाने के लिए किस किस प्रकार के ड्रामे रचते हैं। महिलाएं लुटेरी दुल्हन बन जाती हैं, लोग लुटेरे बन जाते हैं, लोगों को मीठी मीठी बातें कर कर अपने झांसे में लेते हैं, और झांसे में लेने के बाद जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि वो लुट चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार के धूर्त किस्म के लोगों से आपको बचने की जरूरत है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों दरअसल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक रखना है, ताकि इस प्रकार की कहानियों को सुनकर समाज को सबक ले सके। दोस्तों आज की सच्ची कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।